फ्रेंड, दिस इज अभिषेक सिन्हा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मौर्य वंश को अच्छे से पढ़ रहा था। लगभग 3-4 वीडियो ऑलरेडी मौर्य वंश पे दे रखे हैं। आप हमारे पुराने वीडियो को एक बार जरूर देखें, फिर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है? अगर यदि आप पुराने वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में आएगी भी नहीं। ठीक है? तो सबसे पहले हम ये जान रहे थे कि जिस प्रकार से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो वहाँ पे विनिमय प्रणाली चलती थी। मतलब विनिमय प्रणाली को अपनाया जाता था। मौर्य वंश आते आते तक विनिमय प्रणाली, जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब आप बोलोगे सर, ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स के बदले में कोई दूसरा गुड्स को एक्सचेंज कर लेना। जैसे आपके घर में प्याज होता है और आपके दोस्त के घर में आलू होता है, तो प्याज को दीजिए, आलू को ले लीजिए। इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय। लेकिन जैसे ही प्राचीन भारतीय इतिहास आगे बढ़ता रहा, तो चीज़ें चेंज होने शुरू हो गई और विनिमय प्रणाली धीरे धीरे लुप्त होते दिखी और उसके जगह पे मुद्रा आ गया, सिक्का, पैसा आ गया। क्योंकि विनिमय प्रणाली एकदम सक्सेसफुल नहीं था, इसलिए क्योंकि ये हर जगह हर सटीक समय पे सब कुछ उपलब्ध नहीं हो पाता था। अब जैसे कि मान लीजिए हमको भिंडी ही चाहिए, लेकिन मेरे पास आलू है, तो भिंडी वाले जो भिंडी देंगे उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा आलू है, तो वो मेरा आलू लेकर के भिंडी देंगे नहीं। तो बहुत बार डिसमैच हो जाता था, चीज़ें समझ नहीं आती थी। इस प्रकार से विनिमय प्रणाली धीरे धीरे वाटर सिस्टम भी क्या हो गया, समाप्त होते दिखने लगा समाज में। और जब मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, तो उन्होंने टकसाल वगैरह सब बनवाया सिक्का को बनाने के लिए, जिससे कि व्यापार में काफ़ी मदद मिलने लगा। और जब सिक्का वगैरह बन गया, पैसा बन गया, तो चीज़ें आसान हो गया। अगर आपको भिंडी चाहिए तो आप भिंडी ही खा पाएंगे, यदि आपको करेला खरीदना है तो करेला ही खरीदेंगे, यदि आपको समोसा खाना है तो खुशी खुशी समोसा ही खाएंगे। मतलब उतना ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भाई किनको गेहूं चाहिए, उसके बदले मेरे को समोसा दे दे। ये जो झंझट था ये खत्म हो गया और फिर कहीं ना कहीं विनिमय प्रणाली धीरे धीरे समाप्त होते दिखा। अब समय बिल्कुल बदल चुका था और समय चंद्रगुप्त मौर्य का आ गया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य आए तो उन्होंने बहुत सारा चेंजिंग करा अपने जीवन में। ठीक है? और उन्होंने मुद्रा के सहायता से व्यापार को चलाना स्टार्ट करा। अधिकांश रूप में चांदी के सिक्के का प्रयोग किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि चांदी के सिक्के को ही चलवा दिया। और इसके अलावा सोने का भी कुछ सिक्का चलाया, कुछ अन्य धातु से बना सिक्के भी प्रयोग करा चंद्रगुप्त मौर्य ने, कुछ सोना का भी चलाया। लेकिन जो अत्यधिक अमाउंट में चलाया गया वो चांदी का ही सिक्का था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और ऐसा नहीं है कि सोना का सिक्का नहीं दिखा, सोना का सिक्का भी था और भी कई अन्य धातु से बना हुआ सिक्का का भी प्रयोग किया जाता था। और जब व्यापार किया जाता था तब कुछ टैक्स की चोरी भी होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि व्यापारी लोग जो होते थे वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे, बहुत ज़्यादा फायदा कमाते थे व्यापार करके, लेकिन राजा को टैक्स उस लेवल का पहुंचाते नहीं थे। जैसे कि मान लीजिए हम मान लीजिए एक लड़का है, मेरा नाम अभिषेक है, और हम महीना का ना 10 लाख रुपया बिजनेस से कमाते हैं। जब हम महीना का 10 लाख रुपया बिजनेस से कमाते हैं तो सरकार हमसे मात्र मांगता है 20%। तो 10 लाख रुपया का 20% कितना होता है, खुद सोचिए कितना होगा। 10 लाख रुपया का 20% हो जाएगा 2 लाख रुपया। ठीक है? तो सरकार को अगर हम 10 लाख रुपया कमा रहे हैं तो 2 लाख रुपया टैक्स दे ही देना अच्छा बात है। ठीक है? लेकिन हम छुपा लेते हैं। हम सरकार को कहे सर हम 5 लाख रुपया ही कमाए महीना, तो अब हमको कितना देना पड़ेगा टैक्स, उसका 20%, मात्र 1 लाख रुपया। तो ऐसे ही पहले होता था। जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो वो टैक्स की चोरी कर लेते थे, वो चीज़ों को छिपा लेते थे, वो अपना जो कमाई था उसको छिपा लेते थे, वो कितना इनकम कर पाते हैं महीना का उसको छिपा लेते थे, जिसके कारण से उनको टैक्स कम देना पड़ता था राजा को। वो राजा को बताते थे कि भाई पैसा हम कम कमाते हैं तो आपको देंगे ही कहाँ से। तो टैक्स चोरी ना हो इसके लिए भी कठोर नियम बनाया गया साम्राज्य में। और ऐसा कहा जाता था कि जितने कठोर नियम होंगे साम्राज्य के अंदर, शायद उतना ही डिसिप्लिन लोगों के अंदर आ जाएगा और लोग गलतियां कम करेंगे और नियमित रूप से टैक्स देने का काम करेंगे। बहुत ही कठोर नियम बनाया जाता था राज दरबार के अंदर, बहुत ही कठोर नियम। वहाँ का शासन व्यवस्था बहुत अच्छा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय का, क्योंकि नियम भी काफ़ी कठोर थी।
और यदि नियम कठोर रहेगी बाबू तो शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छा होगा। और चंद्रगुप्त के समय अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त के जितना भी क्षेत्र था, तो चंद्रगुप्त के क्षेत्र में जो भी टैक्स की चोरी करते पकड़े जाते थे, तो उन्हें डायरेक्टली मृत्यु दंड देने का सजा सुनाया जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। क्योंकि राजा का कहना था कि यदि आप लोग जो पैसा कमाते हैं और यदि आप लोग नियमित रूप से हमको पैसा नहीं देंगे टैक्स के माध्यम से, तो हम साम्राज्य को डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो भी टैक्स के माध्यम से हमें पैसा देंगे, तो उसके ही मदद से हम इस साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ऐसा है कि जैसा सरकार आज के डेट में जो काम कर रहा है ना, कि जनता अमीर लोगों से टैक्स लेता है और गरीब लोगों का कल्याण करता है, ठीक वैसा ही चंद्रगुप्त मौर्य में, मौर्य वंश के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और भी जो अन्य राजाएं देखने को मिले हैं, उन लोग का भी यही काम था कि टैक्स के माध्यम से पैसा कमाना और गरीब लोगों का उद्धार करना। चंद्रगुप्त मौर्य का कहना था कि यदि आप लोग टैक्स दोगे ही नहीं, तो हम साम्राज्य को चलाएंगे कैसे। और इसलिए उन्होंने खासकर टैक्स के नियम बहुत कठोर बना दिए और वो कह दिए थे कि यदि आप लोग टैक्स को चोरी करोगे तो डायरेक्टली आपको मृत्यु दंड देंगे, ठीक है। इस कारण से जो भी व्यापारी थे वो डर गए काफ़ी और एकदम नियमित रूप से टैक्स देने का काम करते थे। वो जो भी कमाते थे उसका वो टैक्स देते थे जितना राजा का डिमांड हुआ करता था, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। मौर्य काल देखा जाए, मौर्य काल को अच्छे से पढ़ा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला जो बंदरगाह था वह भरौच था। भरौच, यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। भरौच नाम का जो बंदरगाह था, अब आप बोलोगे सर ये बंदरगाह का मतलब तो बाबू सी पोर्ट होता है, जहाँ पर से आप बिजनेस को संचालित करते हो, एक जगह से दूसरी जगह माल को पहुँचाते हो। सी पोर्ट मतलब कलकत्ता में समुद्र किनारे ही सी पोर्ट को बनाया जाएगा ना। और भी विशाखापत्तनम में सी पोर्ट था, मुंबई में सी पोर्ट था। बड़े बड़े महानगर आज जो है समुद्र किनारे बसे हुए, हर जगह सी पोर्ट हुआ करते थे। और सी पोर्ट का काम क्या होता था कि वहाँ से माल को लादना और सीधे फॉरेन कंट्री पहुँचा देना। पहले हवाई जहाज होता नहीं था जो हवाई जहाज पे माल को लाद के पहुँचाया जाए। तो जो भी सामान पहुँचाया जाता था वो बड़े बड़े समुंदर में जहाज होते थे, उस पे ही सामान को लाद के दूसरे देश पहुँचाया जाता था। तो सी पोर्ट, जो सी पोर्ट बंदरगाह होता था, तो वो व्यापार के लिए बहुत बड़ा स्पोर्ट हुआ करता था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का कहना था कि जो भरोच बंदरगाह है वो व्यापार के लिए काफ़ी आगे था और जो भी फायदा होता था उसका 1/10वां जो पार्ट था वो राजा को डायरेक्ट पहुंचाया जाता था। क्योंकि यदि विदेश में भी आप माल बेच रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, जो फायदा कमा रहे हो उसका 1/10 हिस्सा, 10 रुपया कमा रहे हो तो 1 रुपया राजा को पहुंचा दो। और जो माल सी पोर्ट के थ्रू पहुंचाया जाता था तो टैक्स के माध्यम से राजा अच्छा खासा पैसा भी कमाते थे। और राजा सिंचाई कर भी लगाए थे। तो सिंचाई कर को, सिंचाई जो टैक्स होता है, इरिगेशन फैसिलिटी इंग्लिश में कहेंगे इसको, तो सिंचाई पे अगर टैक्स भी लगाए थे और उससे भी राजा अच्छा खासा इनकम जनरेट करते थे। अब हम मौर्य काल के कला संस्कृति से थोड़ा बात करेंगे और उसको अच्छे से डिटेल्स में जा करके पढ़ेंगे। सबसे पहले यह समझते हैं कि भाई जो कला संस्कृति था मौर्य काल में, कला किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कला किसे कहते हैं, है ना। और मौर्य साम्राज्य में कौन कौन सी कला थी इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। कला का मतलब क्या होता है, भवन का निर्माण क्या होता है, क्या कला से, कला का मतलब भवन का निर्माण ही करना है या फिर आप जो संगीत वगैरह गाते हैं वो एक अच्छा कलाकारी है, ये कला होता क्या है आदि जो भी कलाकारी मौर्य वंश में देखने को मिले हर चीज़ को समझेंगे, ठीक है। और कलाकारी से क्या आखिर साम्राज्य में क्या कुछ विकसित हुई, आखिर इससे क्या इफेक्ट पड़ता है शासन व्यवस्था में, ये सब चीज़ जो मेन बिंदु है इसको समझो। राजा जो होते थे, राजा के द्वारा, जैसे मौर्य काल है तो मौर्य काल में दोनों ही स्तर पर कला का विकास हुआ। दो स्तर पर, मतलब दो स्तर है उसके ही आधार पे कला का विकास हुआ। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़ोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में कला जो थे वो विभिन्न रूप में देखने को मिलते थे। बड़े संख्या में नगर का जो जो बड़ा संख्या था, तो बड़े संख्या में नगर का प्राप्त होना और पकी हुई मिट्टी में मकान देखने को मिलता था, ठीक है। क्योंकि ये सब कलाकारी ही था ना कि भाई पका हुआ ईंटा से, पका हुआ मिट्टी से मकान को बनाना, ये सब एक कलाकारी ही है। ये सब सिंधु घाटी में देखने को मिला। छोटे से
जैसे देख लो छोटे से बड़े साइज में मूर्तियां देखने को मिली सिंधु घाटी में। और यह कला का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से ही स्टार्ट हो गया था कि जो मकान बनते थे, जो सड़कें बनते थे, जो घड़े बनती थी, वो अपने अपने अलग अलग शैली से बनाई जाती थी और खूबसूरत मकान होते थे, चौड़ी सड़क होते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी कलाकारी कोई कम थी ही नहीं। ठीक है। बट सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता अगर आप पढ़ोगे तो वैदिक सभ्यता तो कहीं ना कहीं ग्रामीण सभ्यता था। तो गांव वगैरह में जब ग्रामीण था तो वैसा जो डेवलपमेंट था वैसा डेवलपमेंट था ही नहीं। कला संस्कृति कहीं ना कहीं गायब होते दिख गया वैदिक में, क्योंकि वैदिक में वैसा कलाकारी दिख ही नहीं रहा था, है ना। अरे भाई, कला एक ऐसा चीज है कि कलाकार अगर आप रहोगे तो आप अच्छा मकान बनाओगे, अच्छा घर बना दोगे, कुछ अच्छा डिजाइन का घर बनाओगे। तो कहीं न कहीं वैदिक जो गाँव की संस्कृति थी तो उसमें कलाकारी वैसा दिखता ही नहीं था। आप अभी भी गाँव चले जाओ तो वैसा कलाकारी दिखेगा ही नहीं। लेकिन जैसे-जैसे ही वैदिक के बाद खत्म होते-होते महाजनपद, फिर महाजनपद के बाद मौर्य वंश वगैरह सब आते हैं। तो मौर्य वंश आते-आते तक कलाकारी फिर से विकसित होना स्टार्ट हो जाती है। और कहीं न कहीं वैदिक सभ्यता आते-आते तक जो कलाकारी थी वो बहुत ही कम मात्रा में हो गई थी। कलाकारी बहुत ही कम देखने को मिलता था। तो यहाँ पे बाबू एक ऐसा चीज़ है कि जब आगे समय बढ़ता जाता है, एक ऐसा दौर आता है जहाँ पे फिर से कला संस्कृति जो है पुनः विकसित होना स्टार्ट हो जाती है। और जहाँ से कला संस्कृति विकसित होना स्टार्ट होती है, उसी को हम मौर्य काल का इतिहास कहेंगे, क्योंकि यहाँ से ही कला संस्कृति विकसित रूप लेना स्टार्ट हो जाती है और थोड़ा-सा कलाकारी अब देखने को मिलना स्टार्ट हो जाता है। अभी तक कला का विकास हो ही रहा है। मौर्य काल में राजा के द्वारा जो भी कला के क्षेत्र में विकास किया गया, वह विशेष रूप से यदि देखा जाए तो प्रशंसनीय था, बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय था, क्योंकि इतना बढ़िया कलाकारी देखा जा रहा था कि भाई बड़ाई किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय था, प्रशंसनीय माना जाता था। और मौर्य काल में कला में खासकर बाबू जो पत्थर थे आपके, तो पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था भवन निर्माण में। और इन पत्थरों की वजह से लंबे समय तक जो भी कला की नींव टिकी हुई रहती थी, एक पर एक भवन निर्माण हो रही थी, राजा का बड़े-बड़े इमारत, ठीक है। पत्थर के प्रयोग यदि कहीं से शुरू होता है, तो एक व्यवस्थित रूप में वह मौर्य काल से ही शुरू होना स्टार्ट होता है। क्योंकि पत्थर का उपयोग मकान बनाने के लिए, पत्थर का उपयोग दुकान बनाने के लिए, ये सब मौर्य काल में ही देखने को मिलता है। उससे पहले पत्थर वगैरह का उपयोग खासकर कला क्षेत्र में एकदम उपयोग नहीं किया जाता था। और यदि आप राजा अशोक का इतिहास डिटेल्स में जाकर के पढ़ोगे, तो अशोक के इतिहास जब पढ़ोगे तो उसका शासनकाल बहुत बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा शासनकाल था अशोक का, लगभग 50 वर्ष से भी ऊपर का। और उन्होंने तो गजब कर डाला कि उन्होंने ऐसा कलाकारी दिखवाया अपने साम्राज्य में कि जो पत्थर होते थे उसको खोदवा-खोदवा के उन्होंने मंत्र लिखवाया। जो बात बौद्ध के कल्चर में था उस बात को भी पत्थर पे खोद-खोद के लिखवा दिया। तो वो तो अलग लेवल का कलाकार था। उन्होंने शिलालेख, स्तंभ लेख वगैरह बनवाया और एक गुहा विहार बनाए गए थे। तो ये भी अशोक ने बनवाया था। और इन सभी शिलालेख बनाने के पीछे यही कारण था। सबसे मेन कारण जानते हो क्या था? कि भाई वह अपना प्रशासनिक व्यवस्था एक सही रूप में देखना चाहता था और दिखाना चाहता था। मतलब प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल सही संचालित हो, इस चीज़ को वो दिखाना चाहता था। वो सही रूप देना चाहता था, सही ढाँचा देना चाहता था प्रशासनिक व्यवस्था को। इसीलिए वो पत्थर वगैरह पे बौद्धिक कल्चर लिखाता था। तरह-तरह का रूल्स, रेगुलेशन, कानून लिखाता था वो पत्थर पे, ठीक है? क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करना है तो कुछ नियम बनाना पड़ेगा। और यदि वो नियम पत्थर पे ही लिख दिया जाए, पत्थर को कोड़-कोड़ के, तो वो मिटने वाला नहीं है और आने वाला कई जनरेशन में उसको पढ़ के एक सही नियम पे अपना काम होते रहेगा। और अशोक के समय शिलालेखों का निर्माण हुआ ही था। और इस शिलालेखों को लगभग कह लो कि जितना भी शिलालेख था और सबकी अगर संख्याएं मिला लें तो कुल मिलाकर 14 थी।
और 14 शिलालेख भारत के अलग अलग जगह पर मिले हैं। यह शिलालेख भारत के पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान देख लो, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र जब आप जाओगे तो उधर से लेकर के भारत के आप आंतरिक भाग में देख लो कि आंतरिक भाग तक देखने को मिलता है। जैसे राजा एक संदेश इन शिलालेखों पे लिख देता था और उसको कई जनरेशन तक पढ़ा जा सकता था, और राजा अपना संदेश इस शिलालेख के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचाता था। आज भी अगर वह शिलालेख को पढ़ा जाए तो अशोक की लिखी हुई बातें चीजें समझ में आ जाएगा कि अशोक जनता को कहना क्या चाहते थे, अशोक जनता को बताना क्या चाहते थे। ठीक है, तो शिलालेख बहुत बड़ा मैटर करता है कि भाई इसी शिलालेख की जो पत्थर को खोद खोद के लिखा गया है, इसी के माध्यम से लोगों के मन में बहुत सारा विचार उत्पन्न होने लगे कि भाई राजा चाहते क्या थे, राजा इतना अहिंसक क्यों बन गए, आखिर ऐसा क्या कलिंग युद्ध में हुआ, क्यों खून का नदियां बहने के बाद राजा बिल्कुल ठीक हो गए, ऐसा कौन सा संदेश है जो राजा के तरफ से प्रजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये सब शिलालेखों में दिया गया था। प्रथम शिलालेख को यदि पढ़ा जाए तो प्रथम शिलालेख पर पशुपति की निंदा की गई है। क्या की गई है? पशुपति की निंदा, मतलब शिकायत की गई है, और पशुओं की हत्या पे रोक लगाने की बात की गई है अगर पहला शिलालेख को पढ़ोगे तो। क्योंकि अशोक का कहना है कि भाई ऐसा कौन सा पूजा, ऐसा कौन सा यह हवन होता है जिसमें कि पशु की बलि चढ़ती है, और एक जीव को मार करके कैसे एक भगवान खुश रह सकते हैं, है ना कहीं ये बात जो है वो बौद्ध के मुंह से निकल के आया, और इसी चीज को एक्सेप्ट अशोक ने करा, और अशोक ने अपने शिलालेखों के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करा कि भाई तुम लोग जो ट्रेडिशन चला रखे हो कि भाई भैंसा है, गाय है, बकरी है, ये सब चीज़ों को काटेंगे तो इससे खून निकलेगा और इससे भगवान खुश होंगे, तो ये सब कहीं ना कहीं सुपरस्टिशंस है, अंधविश्वास है। बट कई इतिहासकार का मानना था कि उस वक्त अशोक के जो जो किचन होता था ना, अशोक का जो किचन, तो अशोक के किचन में मोर का भी मांस को पकाया जाता था। फिर अशोक ये सब हवा पानी क्यों लिख रहे थे, है ना, उतना अशोक भोला बनने का नौटंकी क्यों दिखा रहे थे, जबकि जब ये सब पत्थर पे छपवा रहे थे, अशोक लिखवा रहे थे कि भाई मांस वगैरह खाने पे रोक लगाओ, पशुओं की हत्या ना करो, ये ना करो, वो ना करो, इसको ना मारो, ये काम ना करो, लेकिन उसी वक्त अशोक के किचन चले जाओगे तो मोर का मांस को पकाया जाता था और उसको एकदम लजीज व्यंजन बना के खाया जाता था। फिर भी अशोक पशु की हत्या पे रोक लगाया क्यों? इतिहासकार का सवाल यहाँ से उठता है, क्यों? मतलब खुद करें गलत काम और दूसरे को संस्कार सिखाएं, ऐसे कैसे अशोक कर सकते हैं? इसके बाद जब चौथा शिलालेख आप पढ़ोगे तो चौथा शिलालेख भी बाबू काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस शिलालेख के माध्यम से जानते हो, जब चौथा आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ये शिलालेख के माध्यम से अशोक ने भेरी घोष, समझे, भेरी घोष के धम घोष, जो भेरी घोष है ना उसको धम घोष की, समझ में आ रहा है? हेलो, आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? तो भेरी घोष के धम घोष की बात कही गई है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं? अशोक ने भेरी घोष के धम घोष, ये एक शिलालेख था, और जो भेरी घोष के धम घोष की बात की गई है अशोक के द्वारा, या भेरी घोष का मतलब क्या होता है इसको सबसे पहले समझते हैं। तो भेरी घोष का मतलब युद्ध की नीति होती है। क्या होती है? युद्ध की नीति। और धम घोष का मतलब धर्म की नीति। आप समझो, शिलालेख पर ये चीजें लिखवाई जा रही थी, जैसे भेरी घोष और धम घोष। तो भेरी घोष का मतलब क्या होता है और धम घोष का मतलब क्या होता है ना? तो भेरी घोष का मतलब क्या होता है? युद्ध की नीति। अच्छा, धौ से धम और धौ से धर्म, ऐसे याद रहेगा। और धम घोष का मतलब क्या होता है? धर्म की नीति। भेरी घोष का मतलब तलवार के दम पर शासन, और धम घोष का मतलब धर्म के आधार पर शासन करना। और कोई भी धर्म कभी नहीं सिखाएगा तलवार उठाओ और दूसरे को काट डालो, कभी नहीं। ठीक है, अगर जो भी किताबें, जो भी बुक चीजें सिखा रहा है
वो कहीं न कहीं बिल्कुल अपने आप में, मतलब जो भी बुक ये बात सिखा रहा है कि भाई, जो भी धर्म ये बात सिखा रहा है कि भाई तलवार उठाओ, वो धर्म अच्छा नहीं है। ठीक है, धर्म का मतलब ही हो गया कि चीज़ों को आपस में बात विचार करके सँभाला जाए, कभी तलवार ना उठाया जाए, कभी किसी को चोट ना पहुँचाया जाए, हर धर्म का नियम है। कभी किसी पशु की हत्या ना की जाए, किसी जानवर, हर धर्म अच्छा है अपने आप में। लेकिन फिर भी इंसान उसको एक ऐसे बुनियादी में बाँध दिया है कि भाई धर्म को बदनाम कर रखा है, और कहीं न कहीं बलि वगैरह ये जो धर्म के नाम पे चढ़ाता है, वो चीज़ें कहीं न कहीं गलत ही है। और इसी शिलालेख के माध्यम से किंग अशोका धम्म महामात्रों जो धर्म के नाम पर चलते थे, उनकी नियुक्ति करा और समाज में घूम-घूम कर धार्मिक प्रचार को स्टार्ट कर दिया। धम्म महामात्रों को मतलब जो धार्मिक बड़े-बड़े गुरु थे, जो धर्म का प्रचारक थे, उन लोगों को नियुक्त करा अपने अंदर, और वो सब क्या करते थे, समाज में घूम-घूम कर धार्मिक प्रचार करते थे, लोगों को धर्म का मतलब बताते थे। और इससे समाज में धार्मिक होने लगे, जो समाज जो है वो थोड़ा धार्मिक होने लगे। वो जो जीव जंतु को मार देते थे, भाई भाई आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे का हत्या कर देते थे। बहुत सारे ऐसे राजा थे जो कुर्सी पाने के लिए अपने भाई को मार देते थे। तो लोग धीरे धीरे संभलने लगे, सुधरने लगे, और चीज़ें बहुत सारा ठीक होने लगी समाज में। जब से अशोक ने ये धार्मिक नीति को अपनाया और समाज को सुधारने का बहुत ज़्यादा प्रयास करने लगा, तो ठीक है, क्योंकि समाज सुधार होना बहुत ज़रूरी था उस वक़्त। समाज नहीं सुधरता तो और भी कई लड़ाइयाँ होती और कई बहुत सारा खून बहते। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। तो अशोक का बहुत अच्छा ये काम था कि धर्म को सुधारने के लिए उन्होंने धार्मिक महामात्रों को नियुक्ति किया और उनके द्वारा प्रचार प्रसार कराना स्टार्ट किया कि एक्चुअली धर्म का बेसिकली मतलब क्या होता है। और 7वां और 8वां शिलालेख को जब अच्छे से जाके पढ़ोगे, तो अशोक जहाँ-जहाँ तीर्थ यात्रा किए, उन्होंने अपने जीवन काल में उसी की व्याख्या करा है। जहाँ-जहाँ उन्होंने तीर्थ यात्रा करा, अपने जीवन काल में घूम-घूम पर, उसके ही विषय में उन्होंने 7वें और 8वें शिलालेख जो है उसमें लिख डाला है। तीर्थ यात्रा के दौरान उन्होंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी जाना, वह सब 7वें और 8वें शिलालेख के अंदर रखा, और उनको जो समझ आया वो उन्होंने 8वें और 7वें शिलालेख के आधार पे बताने का प्रयास किया। आज के डेट में भी ये सब चीज़ों को आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये शिलालेख में पत्थर को खोद-खोद के लिखा गया था, जो कि कहीं न कहीं अमर हो चुका है, वो मिटने वाला नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट 13वां शिलालेख था। तो 13वां शिलालेख को जब आप पढ़ोगे, तो जिसमें कलिंग युद्ध की कंप्लीट रूप से वर्णन की गई है, और कलिंग युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कलिंग युद्ध हुआ ऐसा मोड़ था अशोक के जीवन काल में, जिसके बाद उन्होंने युद्ध नीति को त्याग करके धर्म नीति को अपना लिया। ठीक है, कलिंग युद्ध याद रखिएगा। और यह सभी शिलालेख भारत के अलग अलग भागों में फैला हुआ है। कोई शिलालेख दिल्ली में, कोई टोपरा, कोई मेरठ, अलग अलग जगह भारत के कोना कोना में फैला हुआ है। ठीक है, और यदि टोटल शिलालेख अशोक का देखा जाए, तो कुल मिलाकर 14 शिलालेख थे, जो कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, चीज़ों अच्छे से समझ में आ रहा है। 14 शिलालेख अलग अलग जगह पे स्थापित है, और यह जो भी खोज की गई है, इन 14 शिलालेख की खोज लगभग 1750 ईस्वी तक में कर दी गई है। ठीक है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एक पादे क्या नाम था, थोड़ा हम भूल रहे हैं, लेकिन अ, कुछ फैन थैलर करके नाम था, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। पाद्रेती फैन थैलर, पादेत्री, या कि पाद्रेटी फैन थैलर नाम के कोई बड़े विद्वान थे। उन्होंने ही ये 14 जो शिलालेख थे उनकी खोज करे हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है, एक बार गूगल सर्च कर लीजिए, क्योंकि नाम वगैरह थोड़ा सा
भूल भी मतलब मिस्टेक भी हो सकता है। जब खोज हुई थी तो उस वक्त वर्तमान अंग्रेजी और हिंदी लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, जो अभी अंग्रेजी और हिंदी लिपि चला जा रहा है ये सब की प्रयोग नहीं होती थी, मतलब देवनागरी और रोमन लिपि का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता था। आज देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जा रहा है ना, या फिर रोमन लिपि जो अंग्रेजी में लिखा होता है उसका प्रयोग हो रहा है ना आज की डेट में। लेकिन जब 1750 का वक्त था तो उस वक्त ये सब लिपि की प्रयोग की ही नहीं जाती थी। ठीक है, बल्कि उस वक्त की अगर बात करें तो ब्राह्मणी, आरामाई, खरोष्टी, ईटीसी लिपि का प्रयोग हुआ करता था। किस किस चीज का? ब्राह्मणी लिपि का, आरामाइक लिपि का, खरोष्टी लिपि का प्रयोग होता था। तो इसी कारण इस शिलालेख को पढ़ा जाना उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। मतलब पढ़ना थोड़ा संभव हो रहा था क्योंकि चीजें, लैंग्वेज जो है थोड़ा सा हटके लग रही थी, क्योंकि ब्राह्मणी लिपि, आरामाइक लिपि, खरोष्टी लिपि से का प्रयोग होता था और ये सब लिपि को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना सबके बस का बात नहीं था। तो अशोक का लिपि अब तो अच्छे से पढ़ा जा सका है, लेकिन जब 1750 ईस्वी का समय था तो उस वक्त बड़े बड़े विद्वान भी घुटना टेक दिए थे इनके शिलालेख को पढ़ने के लिए। ठीक है, और काफ़ी प्रयास करने के बाद 1837 का जब वक्त आता है तो चीज़ें को सफलतापूर्वक पढ़ भी ली जाती है। किनके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ये बहुत बड़े विद्वान थे और इनके द्वारा चीज़ों को पढ़ ली जाती है। और जेम्स प्रिंसेप जो थे वो ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि और ग्रिड लिपि, आरामाइक लिपि सभी को बारीकी से धीरे धीरे करके पढ़ लिए। ठीक है, अच्छे से उन्होंने गहराई में अध्ययन करा और यह बात बताया कि भाई उस शिलालेख पे एक्चुअली लिखा क्या हुआ है, अशोक कहना क्या चाहते थे। ये सब बात किसने लिखा? जेम्स प्रिंसेप ने। और इसी कारण से इतिहास में जेम्स प्रिंसेप का नाम बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि वो अशोक के जो लिखा हुआ शिलालेख में चीज़ें बातें थी, 14 शिलालेख में वो चीज़ों को पढ़ लिया था, जो कि किस आधार पे थी? अभी जस्ट बताए हैं ना कि ब्राह्मणी लिपि के आधार पे थी, आरामाइक लिपि के आधार पे थी, खरुष्टी लिपि के आधार पे लिखी गई थी। क्योंकि ये जो ब्राह्मणी लिपि, आरामाइक लिपि, खरुष्टी लिपि है, ये सब जो चलती थी ये अशोक के समय चलती थी। इसीलिए इस लिपि के आधार पे जो भी चीज़ें लिखा गया था वो चीज़ों को 1837 में आकर के 1837 में पढ़ा गया। जबकि चौदियों लिपि की खोज कब की गई थी? 1750 में ही कर ली गई थी, लेकिन उस वक्त तक पढ़ा जा सका नहीं था। जब बाबू आप पढ़ ही नहीं पाओगे तो आप झूठ का चीज़ों को जमा करके क्या करोगे, है ना? तो जो एक्चुअली में वास्तविक रूप से इन्वेंट हुआ था अशोक के शिलालेखों का, वो 1837 में चीज़ों को समझने के बाद। और चीज़ों को पढ़ने में सफल कौन रहे थे? जेम्स प्रिंसेप रहे थे। ठीक है, आ रहा है समझ में? सभी चीज़ों को इन्होंने बारीकी से पढ़ लिया और लोगों को बताया भी। और उस शिलालेख पे क्या लिखा हुआ है? अफगानिस्तान के क्षेत्र में अगर जाओगे तो एक ग्रीक और अरामाइक लिपि का प्रयोग देखने को मिलती है, और पाकिस्तान के क्षेत्र में खरोष्टी लिपि का भी देखने को मिलती है। जो अरामाइक है या फिर खरोष्टी लिपि है, ये सब पाकिस्तान के क्षेत्र में ही देखने को मिला है। खरोष्टी लिपि जो होता है बाबू, वो दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता है, दाईं से बाईं की ओर। और यदि हम ब्राह्मणी लिपि की बात करें तो उसमें यह विशेषता है कि बाईं से दाईं की ओर लिखा जाता है। मतलब खरोष्टी का जस्ट उल्टा कर दोगे तो ब्राह्मणी लिपि समझ जाओगे। ठीक है, फिर से जो खरोष्टी लिपि है अगर देखोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो वो दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता है, दाईं से बाईं की ओर। और ब्राह्मणी लिपि बौ से ब्राह्मणी, बौ से बाई, बौ से ब्राह्मणी, बौ से बाई। तो ब्राह्मणी बाई से दाई। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट को आप बारीकी से समझो, कोई तरह का हड़बड़ाहट नहीं। आप मेरा लेक्चर को थोड़ा स्पीड करके सुनो, चीजें समझ में आ ही जाएगा। जो खरोष्टी लिपि थी वो पाकिस्तान के क्षेत्र में मिली, और अशोक के शिलालेखों पर सबसे ज्यादा यदि कोई लिपि का प्रयोग किया गया था तो वह खरोष्टी लिपि का ही प्रयोग किया गया था। ठीक है, अशोक के शिलालेख पर सबसे, नहीं खरोष्टी का नहीं किया गया था शायद, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं, क्योंकि अशोक के शिलालेखों पर जो सबसे ज्यादा प्रयोग है वह ब्राह्मणी लिपि का
किया गया था। एक बार आप गूगल करके देख लेना। और अधिकांश क्षेत्रीय भाषा का जो प्रयोग है, जो अलग अलग क्षेत्र के जो भाषा है उनका प्रयोग ब्राह्मणी लिपि के अंदर किया गया था। ठीक है, और ब्राह्मणी लिपि के द्वारा ही चीजों को लिखा गया था। और ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अशोक जो थे वो राजा जो थे, बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे उस वक्त का, और इन तमाम शिलालेखों की मदद से अपना संदेश जनता तक पहुंचाने का काम किया। क्योंकि अशोक यदि वह 14 शिलालेख पर अपनी मन की बात नहीं लिखते तो शायद आज की जनता अशोक क्या चाहते थे इस चीज को समझ नहीं पाती। इसी कारण से हर एक सरकारी नौकरी में एक सवाल अशोक से तो आता ही है, याद रखिएगा। ठीक है, स्तंभ जो होता है बाबू, स्तंभ उसको इंग्लिश में हम पिलर कहते हैं। ठीक है, स्तंभ का अंग्रेजी ही पिलर होता है। आप घर बनाते हो तो पिलर डालते हो, ठीक है, तो पिलर के ही तरह होता है स्तंभ। और उस पे पशु की आकृति बनी हुई होती थी, अशोक का जो स्तंभ था। और इस स्तंभ के मदद से राजा अपना संदेश प्रजा को पहुंचाते थे। और खासकर इसे लोहा वगैरह से भी बनाया जाता था, पत्थर से भी बनाया जाता था, लेकिन आयरन का भी पिलर बनाया गया है। और आयरन पे भी खोद खोद के चीजों को लिखी गई है। और राजा अपनी धार्मिक चीजों को उस पे लिखते थे, धार्मिक बातें को बताने का प्रयास करते थे, लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। और टोटल मिलाकर 7 स्तंभ मिले हैं। कितना मिले हैं? 7 स्तंभ मिले हैं, जिसमें 6 अलग अलग जगह से प्राप्त हुए हैं। और अधिकांश स्तंभ जो है वो बिहार से ही मिले हैं। यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल कि लगभग 7 स्तंभ मिले हैं, जिसमें 6 अलग अलग जगह से प्राप्त हुए हैं। और अधिकांश स्तंभ जो हैं वो बिहार से ही मिले हैं। अगर आपको एग्जाम्पल दें तो आपका एक स्तंभ है जिसमें कि नाम थोड़ा सा लौड़िया नंदनगढ़ एक नाम है। और ये जो स्तंभ है ये कहीं ना कहीं बिहार से प्राप्त हुए हैं। और जितने भी स्तंभ हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सारण का स्तंभ। तो सारण का स्तंभ सारनाथ से प्राप्त हुए हैं, है ना। यहाँ से भी सवाल निकल के आता है, सारनाथ का जो स्तंभ है यहाँ से भी सवाल निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजें समझ में आ रही है? कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं? ठीक है, सारनाथ का स्तंभ भी प्राप्त हुई है। और सबसे ज्यादा यह जो स्तंभ है सारनाथ का, इसमें जानते हो विशेषता क्या है? कि सारनाथ के स्तंभ के अंदर होता क्या था कि पशु की आकृति बनी हुई होती थी। किस चीज की? पशु की आकृति। और सारनाथ के स्तंभ में चारों तरफ से अगर देखोगे तो शेर की आकृति बनी होती थी। और हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, सारनाथ के बने जो पशु की आकृति लिया गया है, आज देखते हो ना, जो शेर का पूरा तीनों चारों तरफ से, हम अगर यदि बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह को देखते हैं तो हम किसी भी एंगल से देखें तो 3 शेर ही नजर आएगा, जबकि उसमें 4 शेर होते हैं। अभी राष्ट्रीय एम्बलम जो होता है बाबू, आप राष्ट्रीय आकृति देखे हो ना भारत का, तो 3 तरफ से ही शेर दिखता है, इधर से, लेफ्ट से, राइट से और फ्रंट से। जबकि उसके पीछे भी एम्बलम में शेर ही होते हैं, लेकिन वो शेर छिप जाते हैं, दिखते नहीं है। आप जिस भी एंगल से देखोगे आपको 3 शेर ही दिखाई देगा, 4 शेर दिखाई नहीं देगा। और उस 4 शेर की आकृति के नीचे भी कुछ पशु की आकृति बनी हुई है। ये सब अशोक के ही स्तंभ से लिया गया है। और भारत में जो एम्बलम है, जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, उसको बनाया गया है। और भी कुछ पशु की आकृति बनी हुई होती थी, जिसमें घोड़ा, हाथी, बैल, ये सब चीजें की आकृति बनी होती थी। और सारनाथ स्तंभ जो थे, स्तंभ के नीचे अगर जाओगे तो एक अशोक चक्र जो होता है ना, अशोक चक्र होते थे, जिसमें कि 24 तिल्लियां है। जब आप अशोक चक्र को अच्छे से देखोगे तो उसमें कुल मिलाकर कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां हैं। ठीक है, सारनाथ स्तंभ के जस्ट नीचे क्या होता है? अशोक चक्र।
आप सारनाथ स्तंभ एक बार गूगल से चेक कर लो कि इसका फोटो कैसा होता है, सारनाथ स्तंभ होता कैसा है देखने में, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और ये सब जो सारनाथ स्तंभ है, ये सब अशोक का ही स्तंभ हुआ करता था, जिसको राष्ट्रीय चिन्ह में आज की डेट में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रहा है, जिसमें कि 24 तिल्लियां होती थी अशोक चक्र के अंदर। और भारत के राष्ट्रीय झंडे जैसे हो गया बाबू, भारत के राष्ट्रीय झंडे, तो झंडे में भी आप देखोगे तो चक्र होते ही थे। झंडा में नहीं होता है गोल गोल चक्र, उसमें भी 24 तिल्लियां होती थी। कितना होती थी? 24 तिल्लियां। झंडे को भी अगर देखोगे तो उसमें भी लगभग 24 तिल्लियां होती थी। ठीक है, और सारनाथ स्तंभ से प्रेरित जो है, सारनाथ का जो स्तंभ था उससे ही प्रेरित होकर चीजों को बनाया गया। ठीक है, और अशोक के समय में गुहा विहार का भी निर्माण किया गया था। और इस गुहा विहार को पहाड़ को काट काट कर अशोक ने बनवाया था। गुहा विहार ऐसे नहीं बना था बाबू, पहाड़ को काटा गया था और पहाड़ को काट काट कर कई टुकड़ों में बांट के गुहा विहार का निर्माण किया गया था। और ये ऑलमोस्ट एक गुफा के तरह हुआ करता था। जो गुहा विहार था ना, वो गुफा के तरह हुआ करता था। कैसा होता था? गुफा के तरह, ऑलमोस्ट गुफा की तरह ही गुहा विहार हुआ करता था। और ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा में भिक्षु लोग निवास करते थे। और अशोक ने, जो अशोक थे, गया में जो अभी बराबर की पहाड़ी है, अभी गया जाओगे ना तो वहां पर आपको बराबर की पहाड़ी दिखेगा। तो बराबर की पहाड़ी को काट काट कर उसमें आजीवकों को रहने का स्थान दिया गया। ठीक है, अब आजीवक कौन थे? आपके दिमाग में ये घूमने लगा बात, तो आजीवक बाबू एक संप्रदाय थे, एक जाति थे, जिसकी शुरुआत आप पढ़ोगे जा करके मोकली पुत्र गौसाल ने करा था। ठीक है, और अशोक के पिता जो बिंदुसार थे वो आजीवक संप्रदाय को बहुत मानते थे। इसी कारण से अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा वगैरह का निर्माण बराबर की पहाड़ी को काट करके गया में करवा दिया था। ठीक है, और यही वह कारण है कि अशोक आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए बराबर की पहाड़ी को काट करके गुफा बनवाए थे। जो कि बराबर की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? गया में पड़ता है। और बराबर की पहाड़ी को काट के गुफा कौन बनवाया था? अशोक बनवाए थे। ठीक है, चीजें समझ में आ रहा है? पहाड़ को काट काट कर वहां पे गुफा बनवाया गया था। कई छोटे छोटे गुफा का निर्माण करवाया गया था। और गुफा के चारों तरफ से काफी पॉलिश भी करवाया गया था ताकि देखने में काफी सुंदर लगे। आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनको किसी भी प्रकार का कठिनाइयां ना देखना पड़े, बारिश का पानी उनके शरीर पर ना टपके, ना गिरे, इसीलिए जो जो गुफा आजीवक संप्रदाय के लिए बनाए गए थे उनमें कुछ विशेष रूप से कलाकारी भी दिखाई गई थी। और सबका अपना अपना नाम भी रखा गया था, जैसे कि कर्ण चौपार, ये भी आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा था जो बराबर की पहाड़ी को काट के बनाया गया था। किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था, जिसे कि गुहा विहार के भी नाम से काफी प्रसिद्ध किया गया है ना। और बेसिकली किसके लिए बनाया गया था? आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया गया था। आजीवक संप्रदाय को अशोक के जो पिता थे वो भी बहुत मानते थे। बिंदुसार जो थे वो भी आजीवक संप्रदाय को बहुत मानते थे। बिंदुसार थे कौन? अशोक के पिता थे। चीजें समझ में आ रहा है? और जो भी पहाड़ी का छोटा छोटा गुफा बनवाया गया पहाड़ को काट करके, उनमें से कुछ विशेष नाम है, जैसे कर्ण चौपार, सुदामा वगैरह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। आईएएस वाईएएस में पूछे जाएंगे ये सवाल, है ना। हम तो आपको पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा जान के लेवल का ही, डेप्थ में जाकर के, कि बड़े बड़े एग्जाम भी आप हिट कर सको। ठीक है, और जब अशोक का पुत्र आता है जिसका नाम क्या रहता है बताओ? अशोक का पुत्र का नाम रहता है दस शायद दशरथ रहता है। क्या रहता है? दशरथ। और दशरथ ने भी गया में नागा अर्जुन की पहाड़ को काटा और काट काट कर अलग अलग गुफाएं का निर्माण करवा दिया, जिसमें आजीवक संप्रदाय के लोग ही रहते थे।
बराबर की पहाड़ियां भी कटवाया अशोक, और उसका बेटा दशरथ आया तो वो नागार्जुन की पहाड़ियां गया में कटवाया, और उसमें भी आजीवक संप्रदाय के रहने का स्थान बना दिया। आज भी आप गया वाला क्षेत्र जाओगे तो आप चीज़ों को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि भाई ये जो पहाड़ की कटिंग्स की गई है ये अशोक के समय की गई है, ये जो कटिंग्स की गई है ये दशरथ के समय की गई है, ये सब आजीवक संप्रदाय के लिए की गई थी। आजीवक संप्रदाय को रहने के लिए एक मकान दे दी गई थी, वो मकान पहाड़ को काट के बनाया गया था, जिसे कि गुहा विहार के नाम से जाना जाता है ना। चीजें समझ में आ रहा है। इस अशोक के साम्राज्य जो होते थे, अशोक के साम्राज्य, तो गुहा विहार भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं स्तूप की। जो किंग होते थे, है ना, जो राजा होते थे, वो कई स्तूप बनवाए। बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे, अशोक वगैरह बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। इसी कारण से अधिकांश जो कलाकृति में चीजें बनाई गई है, जो भी कलाकृति के रिलेटेड चीजें बनाई गई है बौद्ध धर्म के अंदर, तो जानते हैं कंप्लीट रूप से बौद्ध धर्म के ही रिलेटेड चीजों को बनाई गई है। बहुत बड़ा प्रभाव डाल दिया अशोक के जीवन काल में ये बौद्ध धर्म। ऐसा नहीं है कि केवल बौद्ध धर्म का ही कलाकृति देखने को मिलता है अशोक में। सांची का स्तूप अगर देखोगे, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और सांची का जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म के गुरु का अवशेष को दिखाता है। जो स्तूप होते थे ना, जो स्तूप होते थे, या एक बॉक्स की आकृति के समान रहता था। जो भी तमाम जो भी अवशेष होते थे बौद्ध धर्म के अंदर, जो भी चीजें होती थी वो सब स्तूप में रख दिया जाता था। ये बॉक्सा टाइप का होता था, बॉक्स टाइप का। जो भी रिलेटेड होते थे बौद्ध धर्म का, सबको स्तूप के अंदर रखा जाता था। ठीक है। जो भी अवशेष बच जाते थे, जो भी रिलेटेड टू धर्म थी बौद्ध धर्म के, वो सब स्तूप के अंदर ही रखा जाता था। सांची के स्तूप, ठीक है, कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। सांची के स्तूप कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है। और स्तूप के अंदर जो भी चीज रखा जाता था, बौद्ध धर्म की अवशेष वगैरह रखा जाता था, वो बहुत सुरक्षित रहते थे। क्या रहते थे? बहुत सुरक्षित, बहुत सुरक्षित रूप में रखा जाता था। और यह जो स्तूप होते थे बौद्ध धर्म के जुड़े लोगों के लिए धार्मिक स्थल बन चुके थे, है ना। जो भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग थे वो स्तूप को देखने के लिए आते थे। स्तूप में जो भी चीज मिलती थी वो सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज ही थी। जो भी अवशेष थे बच गए थे तो वो सब स्तूप में ही रख दिए गए। तो बहुत पवित्र स्थल हो गया था, धार्मिक स्थल बन जाता था। और अशोक और मौर्य काल में जो स्तूप देखने को मिले हैं ना, जो भी स्तूप देखने को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो उसका घेराव, जो भी घेराव किया गया है ना, विशेष रूप से लकड़ी का एक तरह से पूरा घेर दिया गया है ताकि चीजें सुरक्षित रहे। और जब शुंग वंश का इतिहास आप पढ़ोगे तो उसी लकड़ी के जो भी घेराव चीजें किए गए थे, जो भी स्तूप को घेरा गया था चारों ओर से, वह शुंग वंश में कंप्लीट रूप से पत्थर से बना दिया गया था। ठीक है, क्योंकि जो घेरावट था वो पत्थर से बना दिया गया था, क्योंकि इस स्तूप के अंदर जो भी अवशेष मिलते थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड वो सब चीज को सुरक्षित रखा जाए। और सुरक्षित रखने के लिए किंग अशोका के टाइम में लकड़ी से घेराया गया था, लेकिन जब शुंग वंश की इतिहास आती तो उसको कंप्लीट रूप से पत्थर से घेरा दिया गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न निकल के आएंगे। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। बाप रे बाप, 84,000। और अशोक जो है, अशोक बहुत इंपॉर्टेंट राजा हो जाते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रहा है। और हम सोच रहे हैं कि काफी दिन से नहीं पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा पढ़ाने का आदत भी खत्म हो गया है। तो हम चाह रहे हैं कि एक अच्छा सा दूसरा वीडियो लें, क्योंकि घर में भी थोड़ा शोर हो रहा है और आप लोग को डिस्टर्ब होगा पढ़ने में।
ठीक है, तो जो चीज़ें पढ़ाए हैं सब फैक्ट है और सभी चीज़ों को अच्छे से समझो, आपको पक्का समझ में आएगा। और जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएँगे तो वो थोड़ा-सा बड़ा वीडियो लाएँगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगे। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको मेरा ये वीडियो देखने के लिए।